तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने इस वार्षिक लेखाबंदी के कार्य में जोरों शोरों से लगे होंगे। साथ ही साथ अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। सुधीर कंबोज जी जुड़े हुए हैं, सुनील कुमार जी जुड़े हैं। सुधीर जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, बढ़िया सर। सुबह सुबह आप उठ जाते हैं ना, ये अच्छा काम करते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी आदत है। और आप जो भी बनते हो अपनी आदत की वजह से, और जो भी बनते हो अपनी चाहत की वजह से, तभी समाज में आपका स्वागत होता है। अच्छी बात है ना? जी सर, बिल्कुल। आपको एक आदत बनानी पड़ेगी, एक चाहत बनानी पड़ेगी। जिसको चाहोगे वही मिलेगा, है ना? तो आपके मन में अभी क्या चाह है? सफलता, ज्ञान, अच्छा जी सर। व्यवहार, जी, स्वस्थ जीवन, है ना? बिल्कुल सर। सुरक्षित जीवन। तो इस सफलता की चाहत के लिए जो अभी जितनी सारी चीजें हम बात की है, उसके लिए थोड़ी थोड़ी सीखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा समय लगाना पड़ता है। और हमें व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये लिस्ट बनानी पड़ती है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तब आप सफलता सफलता पाते हैं, या जीवन का एक सूत्र जो आप बनाए हैं उस सूत्र में आगे बढ़ पाते हैं। सुधीर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसी बात आती है हमारे जीवन में ना, जैसे अवसर आता है, तो अवसर एकदम आसानी से नहीं मिलता। उसमें चुनौती रहती है, जी सर, बिल्कुल। कठिनाई रहती है, या अड़ंगा रहता है, मुसीबत रहेगी, बाधाएं रहेंगी। आप हमेशा, ये प्रकृति का नियम है, पूरा प्रकृति को देख लीजिए कि हमें कभी भी एकदम से बने बनाए माहौल में अवसर नहीं मिलता। जैसे देखिए, अभी हमारे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन है, तो अभी कितनी चुनौती है। शायद 9 बजे घर आते होंगे, क्लोजिंग में बिजी होंगे, है ना? और काफी समय से ये चल रहा था, लेकिन अब अचानक 3-4 दिन पहले अनाउंस हुआ है, अभी 7 तारीख को एग्जामिनेशन है। बताइए अब कैसे करेंगे इसमें? सुधीर जी, कैसे तैयारी होगा 10 दिन में? सर, इसमें तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। इसमें अगर विजय बाका सर जैसे गुरु मिल जाएं तो उससे भी बहुत सी आदि समस्याओं का हल तो वहीं से निकल जाता है। मैं कल आपकी वीडियो देख रहा था कि हमें भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं। आपने तो हर चीज के लिए, बैंकर के लिए हर चीज का सलूशन आपका अवेलेबल है। मैं काफी इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला कि अब लोकसभा चुनाव में लगभग सभी ऑफिसर्स की प्रिसाइडिंग ऑफिसर में ड्यूटी लगेगी। तो आपने तो पहले से ही वीडियो बना के सब तैयारी कर हमारे लोगों के लिए कर बहुत रखा है बढ़िया। सर। अभी सभी साथियों का इलेक्शन में पीओ का लगा होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ना? जी सर। जी बहुत सर। बढ़िया। तो उसमें भी अभी अगर मान लीजिए आपको भी कुछ मतलब लगेगा ना, तो आप मुझे जो है बता दीजिएगा। क्योंकि मैं जी यहाँ सर। पर, हमारे यहाँ 200-250 जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुए थे ना बैंकर्स के, उनको मैंने जी ट्रेनिंग सर। भी दिया था। तो अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होगी तो भी बता दीजिएगा, मैं उसमें मदद कर दूंगा। तो जी, थैंक यू सर। मुझे कि बस मॉरल ये था कि चाहे एग्जामिनेशन हो, चाहे एग्जामिनेशन ना हो, 1 घंटा ऐसा रखना चाहिए 24 घंटे में से, जिसमें से हम कुछ पढ़ पाएं, कुछ नया सीख पाएं। तो आज थोड़ा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आधा घंटा मेरे साथ रहिए, तो एक बैंक के बैलेंस शीट को पढ़ते हैं कैसे, क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, ये सीखने मिल जाएगा। ठीक है सुधीर जी? आपका जी सर, बैंक बिल्कुल। कौन सा है? आरएमजीबी है कि दूसरा बैंक है? नहीं सर, प्रथमा यूपी है सर, प्रथमा कोई यूपी बात नहीं, बैंक। फिर भी साथ में रहिए। तो क्या होगा बिल्कुल सर। कि किसी बैंक के बिजनेस फिगर को कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, ये आपको इस आधे घंटे के सेशन में मैं आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, लिए चलता हूँ आपको राजस्थान, और राजस्थान के जोधपुर में लिए चलता हूँ, और आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ राजशाही तरीके से, है ना? वहाँ कितना बढ़िया भव्य स्वागत किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है, जो एसबीआई से स्पॉन्सर्ड है, उसके बिजनेस फिगर के बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस फिगर 31 मार्च 2023 पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ऑडिटेड जो है अभी अवेलेबल है 23 का। 24 का आज लेखाबंदी है। आप सभी को 31 मार्च 2024 की लेखाबंदी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस लेखाबंदी में आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे आपके प्रबंधन के द्वारा, उसको हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ
जो आरबीआई और भारत सरकार और जो आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स दिए गए हैं उनका अनुपालन भी आप कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको लिए चलता हूँ राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। तो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। तो 1 अप्रैल 2014 आज है दिन, सुधीर जी देखिए कितना बढ़िया दिन है ना। एग्जैक्ट जो है इनका 10 साल होगा कल, है ना। तो एक बार ताली बजा दीजिए हमारे साथियों के लिए, है ना। जी सर। ये मतलब 1 अप्रैल 2014 और कल है 1 अप्रैल 2024। तो ये सालगिरह वगैरह भी मनाते हैं। और 1 अप्रैल 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बैंकिंग डिवीजन ने अंडर सेक्शन 23A ऑफ आरआरबी एक्ट ने 1976 में मरुद्रा राजस्थान ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। मरुधरा ग्रामीण बैंक और मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, दो ग्रामीण बैंक थे सुधीर जी, है ना। तो दोनों ग्रामीण जी बैंक को मर्ज कर दिया, एमलगमेट कर दिया। एक मरुधरा ग्रामीण बैंक और एक मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, दोनों को एमलगमेट करके एक नया ग्रामीण बैंक बनाया गया, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। और जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में रखा गया। और 1 अप्रैल 2014 को इसकी शुरुआत कर दी गई, स्थापना कर दी गई। इसमें जो है एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो पहले सीट में एरिया ऑफ ऑपरेशन है, ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बैंक इज कंबाइंड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ टू स्टवाइल कंस्टिट्यूट बैंक्स वाया जालोर, पाली, सिहोरी, सिरोही, जोधपुर, जलपुर, नागपुर, ये जो है एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स के जो हैं कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। तो ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्टेट काम करती है, मतलब स्टेट के इतने डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक जो है काम करती है। आइए देखते हैं विजन ऑफ द राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। तो विजन, मिशन और वैल्यू ये जो है याद करने के लिए इसलिए होता है क्योंकि इसको इंटरव्यू में जब पूछा जाता है, प्रमोशन एग्जामिनेशन के रिटन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। फिर भी देखते हैं। टू बी ए पायनियर इन रूरल डेवलपमेंट एंड डिजिटली एडवांस बैंक, ये आपका विजन है। मिशन है कमिटेड टू एक्सटेंड इनोवेटिव बैंकिंग सर्विसेज थ्रू ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये आपका मिशन है। वैल्यूज है आपका लक्ष्य, मतलब लक्ष्य को फुल फॉर्म के तौर पर दिया गया है वैल्यूज में। एल का मतलब लॉयलिटी, एडेप्टेबिलिटी, नॉलेज, सस्टेनेबिलिटी, ऑनेस्टी, यूथ और एबिलिटी। तो ये समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको याद रखने वाली चीज़ है, ताकि इंटरव्यू में पूछेंगे तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो अभी तक के जितना पढ़े हैं उनमें जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक खास इंपॉर्टेंट चीज़, खाना के दो। लेकिन आगे आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी क्या हो रहा है एग्जामिनेशन में सुधीर जी, जी सर। एक नया सवाल ऐड कर लिया। क्या पूछता है कि आपके आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर कौन है, ऐसे पूछ लेते है ना। जी सर। पहले क्या होता था कि एक पूछता था कि आपके एम चेयरमैन कौन है, ऐसे करके एक सवाल पूछता था। लेकिन अभी ना सवाल ऐड किया है, नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर कौन है या आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर क्यों है। तो इसके पीछे का एक ही मकसद आता है कि ये जो नाबार्ड है आपका, इंस्पेक्टिंग जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, और आरबीआई, तो इसलिए इनके नॉमिनी डायरेक्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो और भी हैं जिसमें गवर्नमेंट के भी नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो पूछा जा रहा है इसलिए हमने ट्रेंडिंग में इस पर स्क्रीन पर इन्हीं का नाम लिखा है। बाकी नाम न या पढ़ेंगे तो भी चलेगा, जब उनको भी पूछने लगेगा तब उसको भी पढ़ेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे पहले चेयरमैन श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन साहब, जो एसबीआई से हैं। नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम आरबीआई श्री धर्मेंद्र आजाद जी हैं। और नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम नाबार्ड श्री अजय कुमार सिन्हा जी हैं। तो इनको आप याद करना पड़ेगा, ये दो नाम को, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई श्री धर्मेंद्र आजाद और नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम नाबार्ड श्री अजय कुमार सिन्हा।
और चेयरमैन साहब को तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना सुधीर से, क्योंकि रिव्यू जी मीटिंग सर। में कभी मुलाकात हो ही जाती होगी, है बिल्कुल ना? सर। या उनके लेटर्स वगैरह आ जाते होंगे, है ना? जी सर। क्या पीते हैं आप सुधीर जी? सर जी, सर ऑफिस में पी लेते हैं, वैसे सुबह नहीं पीते ज्यादा। जी सर। अच्छा, चलिए तो फिर आपके हिस्से का मैं ही पीऊंगा, ठीक है। जी सर। ओके। तो नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई श्री धर्मेंद्र आजाद जी, और नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड श्री अजय कुमार सिन्हा जी। अब आती है असली बात, ये स्क्रीन पर जो आपके दिख रहा है, टोटल बिजनेस ऑफ राजस्थान मधुरा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2023। टोटल बिजनेस है 28,567.68 28,567.68 करोड़ द टोटल बिजनेस ऑफ RMGB एज ऑन 31 मार्च 2023। ग्रोथ रेट 9.81%। तो इनका अगर याद करने के लिए बोलेंगे तो लगभग 30,000 करोड़ का बिजनेस रखेंगे, या 29,000 करोड़ का बिजनेस आप याद रखेंगे तो आपके लिए सहूलियत होगा। तो 29,000 करोड़ बिजनेस, ये 28,567.68 एग्जैक्ट याद आ जाए तो बहुत बढ़िया। नॉर्मली अगर 29,000 राउंड फिगर याद आ जाए तो भी अच्छा है। और ग्रोथ परसेंटेज भी याद रखना पड़ेगा, 9.81% जो है इसका ग्रोथ परसेंट है टोटल बिजनेस। और टोटल बिजनेस में क्या क्या चीज़ होता है सुधीर जी? टोटल बिजनेस में एज पर 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग की एक परिभाषा है, परिभाषा बताइए तो सुधीर जी क्या है? व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? बैंकिंग को कौन से सेक्शन जी में सर। डिफाइन किया गया? अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 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 19 बिल्कुल किया सर। गया है। जी सर। जी तो सर। बैंकिंग की परिभाषा क्या है? कस्टमर से डिपॉजिट लेना और उनको लोन के रूप में देना सर। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा प्यूरिफाई कर लीजिएगा इंटरव्यू वगैरह के लिए, जी कि सर। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और उसी जमा को इन्वेस्टमेंट तथा जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करना, क्या साथ ही करना। साथ ग्राहक सेवा प्रदान करना बैंकिंग है। मतलब जिनका जमा स्वीकार किए हैं वो समय पर मांगने आएंगे तो उनको देना भी पड़ेगा ना, तो देना ये। ही पड़ेगा बिल्कुल। तो जो टोटल बिजनेस होता है हमारा, लोगों का पैसा जो जमा है और जो हमने लोन दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल बिजनेस होता है। तो टोटल डिपॉजिट जो है आपका 17,043.34 है, ग्रोथ 8.21% है। 17,043.34 करोड़ जो है डिपॉजिट, 8.21% ग्रोथ है। टोटल बिजनेस था आपका 28,567 करोड़, उसमें 17,043 करोड़ जो है डिपॉजिट है। तो आपका शेष जो है एडवांसेस होगा वो 11,524 करोड़। तो याद रखने के लिए आप 17,000 करोड़ जो है आप डिपॉजिट याद रख लीजिए, 11,500 करोड़ जो है एडवांसेस याद रख लीजिए। तो 28,567 करोड़ जो है टोटल आपका बिजनेस है। तो टोटल आपका बिजनेस 28,567 करोड़, टोटल डिपॉजिट 17,043 करोड़, टोटल एडवांसेस 11,524 करोड़, और एडवांसेस में ग्रोथ 12.21% है। ओवरऑल जो टोटल बिजनेस का ग्रोथ है 9.81 है, डिपॉजिट का ग्रोथ 8.21 है, और एडवांसेस का ग्रोथ 12.21% है। तो अभी हम जाने हैं कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस 28,567 करोड़ है, डिपॉजिट 17,043 करोड़ है, और एडवांसेस 11,524 करोड़ है। अब आते हैं कासा डिपॉजिट। कासा डिपॉजिट क्या होता है सुधीर जी, बताइए कासा डिपॉजिट क्या होता है? करंट अकाउंट और सर सेविंग अकाउंट का परसेंटेज दिखा रखा है इसमें, कितना है करंट अकाउंट और सेविंग। ये बार बार एग्जामिनेशन में क्यों पूछा जाता है कासा डिपॉजिट को? सर ये भी ग्रोथ का पैरामीटर है कासा भी, जितने सेविंग्स और करंट अकाउंट होंगे। अच्छा, ये इसलिए बार बार पूछा जाता है क्योंकि कासा डिपॉजिट है, लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, लो कॉस्ट डिपॉजिट बिल्कुल खर्चा सर। कम होता है। जी। तो कासा डिपॉजिट में बोलते हैं करंट अकाउंट, और सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है उसको कासा डिपॉजिट बोलते हैं। कासा डिपॉजिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट अकाउंट में जो है उसमें हमारा कॉस्ट जीरो होता है, ब्याज नहीं देते, तो जितना ज़्यादा करंट अकाउंट होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। और सेविंग अकाउंट में कम ब्याज दर होता है, कम ब्याज दर होता है। और हम जो ये डिपॉजिट स्वीकार करते हैं
इसको क्या करते हैं, लोन के रूप में हम डिप्लॉय करते हैं। तो लोन के रूप में जब देंगे तो ज़्यादातर ग्रामीण बैंक में एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोग लोन देते हैं, तो कितना परसेंट लोन देंगे, 7% लोन देंगे, है ना। जी सर। 1% लोन देंगे तो आपका इस जो स्प्रेड रेट होगा, मार्जिन होगा, वो ज़्यादा होगा। इसलिए कासा डिपॉजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कासा 54.64% है। इसको कैसे माना जाएगा सुधीर जी, इसको क्या कैसे देखते हैं, इनका कासा जो परसेंटेज है अच्छा माना जाएगा। जी फिफ्टी सर। फोर पॉइंट सिक्स फोर परसेंट कासा जो है बहुत अच्छा माना जाएगा। मतलब 100 रुपये डिपॉजिट आ रहा है तो 55 रुपये जो ये कासा में जमा कर रहे हैं, का समय ये जमा अच्छा करें। माना जाएगा। अब आते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, वाह वाह, बहुत बढ़िया एकदम है। 100 करोड़ के एकदम राउंड फिगर में जी नेट सर। प्रॉफिट लिया, एकदम शतक बनाया एकदम है। जी सर। नेट प्रॉफिट ऑफ राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2023, 100.37 करोड़। वाह एकदम, मतलब सभी लोग लगे होंगे ना कि शतक पूरा करके आना भैया, है ना। बिल्कुल। हम पिछले पिछले साल देखेंगे तो इनका 94-95 करोड़ था। तो ये सही दिशा में जो है काम किए हैं इन्होंने। अभी 100.37 करोड़ जो है इनका नेट प्रॉफिट है। और इस बार तो इससे पार कर ही लेंगे, है ना सुधीर जी, है ना। इस बिल्कुल सर। प्लान में पार कर लेंगे क्योंकि मेहनत तो और की होंगी इन्होंने। जी सर। अब आते हैं ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए जो है ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है हमारे प्रॉफिट का। क्योंकि जो पब्लिक से हमने जमा स्वीकार किया है उसको लोन देते हैं। लोन में एसेट क्वालिटी अच्छा है, बारोवर सिलेक्शन अच्छा है, और जो बारोवर का रीपेमेंट वगैरह अच्छा है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपका जो होता है, अमर जी बोल रहे हैं कल वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। कल वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका ऑडिट होते होते तो 15-20 तारीख हो जाएगा, है ना। इसीलिए कल जो क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2024, उस पर एक भी सवाल नहीं आएगा। तो ग्रॉस एनपीए जो है आपका अगर कम होगा तो आपका जो प्रोविजन करना नहीं पड़ता है, और प्रोविजन करना नहीं पड़ेगा मतलब आपका प्रॉफिट जो है बढ़ेगा। ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो बढ़िया। 544.92 करोड़ है। और ग्रॉस एनपीए परसेंटेज में 4.73% है। इसको कैसे मानेंगे 4.73 को सुधीर जी आपके हिसाब से। अच्छा है सर, 10% से नीचे होना चाहिए ग्रोस एनपीआर आरआरबी इन फोकस से बचने के लिए। जी हाँ लेकिन आप थोड़ा कंजूसी कर दीजिए, बहुत अच्छा है बोल, बहुत अच्छा है बोल। सर। अच्छा नहीं बोलेंगे इसको, बहुत अच्छा है इनका ग्रॉस एनपीए। जी सर। जी मेहनत सर। कर रहे होंगे, हैं अमर जी। हैं अमर जी तो बोल रहे हैं कि हाँ सर बहुत मेहनत करते हैं हम, तो संडे को भी वसूली करते हैं, सुबह सुबह वसूली कर लेते हैं। ये तो ग्रॉस एनपीए 4.73%, इसको बहुत अच्छा माना जाएगा, जी है सर। ना। ग्रॉस एनपीए जो है 6% तक भी अच्छा माना जाता है, और 10% तक मतलब ठीक ठाक माना जाता है। 10% से ऊपर एकदम खतरे से बाहर हो जाता है। बिल्कुल नेट सर। एनपीए 247.37 करोड़, 247.37 करोड़ है। और नेट एनपीए 2.20%, ये कैसा है 2.20%। ये भी अच्छा है सर, बहुत ये भी अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। है, जी। है ना। बिल्कुल ये सर। भी बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। क्योंकि जी नेट सर। एनपीए 3% से नीचे होना चाहिए। नीचे होना 3% से चाहिए। नीचे है तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा। 3 से ऊपर जाने लगा तो अच्छा माना जाएगा, 6 तक गया तो खराब माना जाएगा, 6 से ऊपर गया तो बहुत ही खराब माना जाएगा, ठीक है। जी तो सर। 3 से नीचे है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, वाह। हाँ अमर जी, कौन से चक्की का आटा खाते हो भाई, हैं बढ़िया काम कर रहे हो। अच्छा है, तो तारीफ करना भी बनता है ना सुधीर जी, है ना। बिल्कुल सर। काम बिल्कुल। किए हैं तो अच्छा काम किससे दिखता है, परिणाम को ही लोग प्रणाम करते हैं। आप बोलोगे मैं साल भर जाता हूँ सर, मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, लेकिन अगर फिगर सही नहीं है तो क्या ही मतलब हुआ, है ना। जी। तो इस बिल्कुल। दुनिया में प्रकृति का एक नियम है, परिणाम को ही प्रणाम किया जाता है। तो और जो ये रिजल्ट आते हैं उसी को ही आपके नाम किया जाता है। तो ये रिजल्ट कितना अच्छा है, इसलिए आपके लिए बधाई के पात्र हैं आप। प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो ये क्या होता है थोड़ा बताइए सुधीर जी। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो ग्रॉस जितने एडवांसेस के अगेंस्ट कितना प्रोविजन किया हुआ है सर। जो ग्रॉस आपका एनपीए है, उसमें जो प्रोविजन किया जाता है वो प्रोविजन परसेंटेज है। इसको बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। उसका मतलब है जो ग्रॉस एनपीए है उसका
उतना डूब भी जाएगा तो भी आप पहले से ही बैलेंस शीट में उसको प्रोविजन करके रखे हैं अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में। ये है 54.49%। इसको कैसे माना जाएगा? कौन सा अच्छा, बुरा, खराब, बहुत खराब, किसमें माना नहीं जाएगा? सर, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। 50% से भी ऊपर इन्होंने प्रोविजन करके रखा हुआ है नहीं, इसको ग्रोथ बिल्कुल अच्छा एनपीए। नहीं माना जाएगा। इसको अच्छा नहीं माना जाएगा सुधीर जी, हर समय तारीफ करना ठीक बात नहीं है। आईना देखते हैं हम लोग किस लिए? क्योंकि मैं कैसा दिख रहा हूँ करके आईना देखते हैं ना, तो ये आईना है ये हमारे साथियों के लिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रोविजन क्या होना चाहिए? प्रोविजन मिनिमम 70% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 70% सर। मिनिमम 70%। लेकिन इन्होंने प्रोविजन कम किया होगा क्योंकि प्रॉफिट पे असर पड़ जाता है ना, पिछले साल से प्रॉफिट से कम हो जाता है, तो ऐसा पता नहीं, ये प्रोविजन जो है 70% मिनिमम होना चाहिए। 70% जो ऊपर है तो उसको अच्छा माना जाएगा, 80% जो ऊपर है तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये पीसीआर जो है ये कम है। अब आते हैं बिजनेस, एक पर ब्रांच बिजनेस होता है, पर एम्प्लॉय बिजनेस होता है। इसको चर्चा कर लेते हैं क्योंकि हमारे एम्प्लॉय जो हैं रोज बैंक जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनको अपने ब्रांच का बिजनेस भी पता होना चाहिए। तो अगर पर ब्रांच बिजनेस देखेंगे तो वो लगभग 40 करोड़ है, 39.90 करोड़ है। इसको तो अच्छा माना जाएंगे, है ना? एक ब्रांच जी में सर। लगभग चार चार स्टाफ होते हैं, मतलब एक मैनेजर, एक ऑफिसर, एक क्लर्क, एक हेड कैशियर और एक प्यून, या तो ऐसे होते हैं क्या, है ना? जी सर, आरआरबी में बिल्कुल सर इतना ही स्टाफ होता है। तो अ, लेकिन हमारे साथी सब नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ सर क्या बात कर रहे हो, हम और मैनेजर ही रहते बोलते हैं। दो ही। तो फिर भी हम बिजनेस के आधार पर देखते हैं कि पर ब्रांच बिजनेस जो है 39.90 करोड़ है। पर एम्प्लॉय बिजनेस है 10.58 करोड़। मतलब आपको प्राउड फील होगा कि आप अकेले जो हैं, लगभग हमारे साथी जो हैं 11 करोड़ का कारोबार करते हैं, साल भर में 11 करोड़ का कारोबार किया। और पर एम्प्लॉय प्रॉफिट है 3.72 लैक्स। मतलब एक एम्प्लॉय जो है बैंक के लिए कमा के कितना दिया सुधीर जी? तीन जी सर। दशमलव सात दो लाख 7 लाख। जी। ये तो ज़्यादा कमा सकते थे ना, जी सर। ज़्यादा कमा सकते थे। तो इसमें क्या है, इनका 28,000 करोड़ का बिजनेस है, 17,000 करोड़ का डिपॉजिट है और 11,000 करोड़ का इनका एडवांसेस है। तो अगर इनमें एक सीडी रेशियो होता है, सीडी रेशियो जानते हैं आप? बिल्कुल सर, कैश टू डिपॉजिट रेशियो सर। हैं? जी सर, कैश टू डिपॉजिट रेशियो सर। नहीं नहीं, और बताओ कुछ, सोचो। 70% से अधिक होना चाहिए सीडी रेशियो जो है। नहीं, लेकिन आप तो गलत बोल रहे हो जो। सर क्रेडिट क्रेडिट टू टू डिपॉजिट डिपॉजिट रेशियो। रेशियो। अच्छा सॉरी, क्रेडिट टू डिपॉजिट, सॉरी सॉरी सर। हाँ, बिल्कुल कोई बात नहीं, सर। वो भूल गए होंगे। तो जी सर। इनका जो क्रेडिट है वो 11,524 करोड़ है ना? और इनका डिपॉजिट है 17,043 करोड़ है। तो इनका सीडी रेशियो है 67.61% है। तो ये अच्छा माना जाएगा। जी अच्छा सर। माना जाएगा। तो आपका पर ब्रांच बिजनेस भी इनका अच्छा है, 40 करोड़। पर एम्प्लॉय बिजनेस भी 10 करोड़ से ऊपर है, 11 करोड़, अच्छा है। पर एम्प्लॉय प्रॉफिट ये थोड़ा कम है, 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, 3.72, मतलब इस बिजनेस पैरामीटर के हिसाब से। तो 3.72 जो है उसी को आपको याद रखना है। अब आते हैं CRAR। CRAR क्या होता है, कुछ बता पाएंगे सुधीर जी? थोड़ा बहुत याद आ रहा है CRAR। कैपिटल टू रिस्क इसको। वेटेड एसेट रेशियो। जी सर जी। कैपिटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। एसेट रेस। मतलब ऐसे एसेट जिनमें रिस्क वेट है, जिनमें रिस्क शामिल है, उनके लिए बैंक ने क्या पूंजी रखी है जो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से होती है। तो CRAR का मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो बैंक में जो एसेट हैं, जो लाल स्याही में होते हैं, डेबिट साइड एसेट होते हैं। तो एसेट में रिस्क होता है, और रिस्क के लिए टोटल जो रिस्क आता है उसके लिए बैंकों ने कितनी पूंजी रखी है? वो पूंजी रखी है 10.32% एज पर बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2023। तो यहाँ कितना होना चाहिए था एज पर बेसल नॉर्म्स जो है? अगर इंडिया के बैंक्स के आधार पर देखेंगे तो इसमें 11.50% होना चाहिए, लेकिन अभी 10.32% आपका
CRAR अरे यार। है ना। कैपिटल जो है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 10.32% है। अब आते हैं बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 16 है। पहले हम लोग 15 गिने थे, उस समय कोई एक आध जिला छूट गया होगा, है ना। जी हाँ, सर। अभी कितने जिले हैं आपके सर्विस एरिया में? 16 जिले हैं पूरे राजस्थान में, जिन पर आपका राजस्थान मौद्रा ग्रामीण बैंक काम करता है। ओके, मनोज जी। सर मेरा CRGB बैंक है, छत्तीसगढ़ CRGB, राज्य ग्रामीण बैंक। कितने जिले हैं आपके CRGB में, छत्तीसगढ़ में? सर 28। 28 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं आप लोग। हाँ सर, पूरा फुल। बहुत बढ़िया। तो ये जो है हम लोग राजस्थान मौद्रा ग्रामीण बैंक का पढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पर जी सर। सवाल आ जाते हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 16, टोटल जी सर। ब्रांचेस 716। ये भी किसी एक बैंक में पूछा कि आपके कितनी ब्रांचेस में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और टोटल स्टाफ 2701, टोटल स्टाफ नहीं पूछा गया है किसी में। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जरूर पूछा गया है, ज़्यादातर बार नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, कम बार ब्रांचेस पूछा गया, और स्टाफ्स वगैरह नहीं पूछा गया। तो 16 डिस्ट्रिक्ट्स में 716 ब्रांचेस के साथ 2701 स्टाफ मिलकर 28,568 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 17,000 करोड़ डिपॉजिट है, 11,524 करोड़ जो है एडवांसेस है, प्रॉफिट है 100 करोड़। वाह, याद रखने के लिए बड़ा आसानी हो जाएगा। अब आते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो है 181.93 करोड़ है। स्टेट इसमें क्या होता है कि कैपिटल शेयरिंग होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% है, SBI स्पॉन्सर बैंक है 35%, और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान का वो है 15%। शेयर कैपिटल ₹181.93 करोड़ में से इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब इनके मालिक का जो पूंजी होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्टेट बैंक का 35%, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का 15%। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है, ठीक है सुधीर जी, आपको याद होगा, देखे होंगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ये शेयर पैटर्न पूछा जाता है। तो इसको शायद ही कोई साथी हमारा गलत करता होगा, इतनी बार ये डिस्कस किया गया है। अब आते हैं, टारगेट पूछा जाता है ग्रामीण बैंक का। तो टारगेट में इन सब में सबसे ज्यादा सवाल किसका पूछा गया? सुधीर जी, अगर आप रिकॉल क्वेश्चन देखते होंगे तो आप जानते होंगे, टोटल बिल्कुल सर। प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट जी सर, सबसे ज्यादा सेवेंटी फाइव पूछा गया। परसेंट जी सर। मतलब RRB के लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर रीजनल रूरल बैंक एज पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन, ये सवाल जो है सबसे ज्यादा पूछा गया, जिसका उत्तर है 75% ऑफ ANBC एंड CEOB विच एवर इज हायर। हाँ ये। और फिर उसके बाद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का पूछा गया। और हालांकि पूछा तो सभी गया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का पूछा गया है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए ये 9.5% जो दिया गया है वो 31 मार्च 2023 के लिए था, है ना सुधीर जी। अगर जी मान सर। लीजिए आज की तारीख पर ये सवाल आया तो हमारे साथी क्या जवाब देंगे, आप बताइए। 1% सर बढ़ चुका है, 10.5% हो चुका है। सर 10%। दस दस परसेंट है ना? परसेंट 10% है, 23-24 में 10% है सर, स्मॉल और दस मार्जिन फार्मिंग परसेंट का। जी सर। 10.5 कभी नहीं रहा। जी ये सर, क्या था, 8, 9, 9:30 और 10। जी सर। पहले 8 था, जी सर। नौ फिर परसेंट हुआ, साढ़े फिर नौ 9 हुआ, हुआ, दस फिर परसेंट 9.5 और 10, है ना, कड़ी कड़ी में बढ़ा। हाँ, बिल्कुल अब सही हो गया। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के बारे में जरा बताइए। सर। मनोज जी, आप बताइए कि मार्जिनल फार्मर क्या होता है? मार्जिनल फार्मर बताइए सुधीर जी। less than 1 हेक्टेयर से सर, जिसके पास लैंड हो, हम्म, उसको मार्जिनल मार्जिन। फार्मर। जी सर। और स्मॉल फार्मर? सर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में जो के बीच में लैंड वो रहेगा वो स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर करेगा, बिल्कुल सर। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की भूमि है उनको मार्जिनल या सीमांत किसान कहते हैं। और ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक हो उनको लघु, जो छोटे किसान के श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे किसानों को खेती करने के लिए
अपने आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अपनी खेती किसानी को अपने जमीन को भी बढ़ाने के लिए जो है बैंक को लोन दिया जाता है। ऐसे किसान जो कम उनके पास लैंड होल्डिंग है, उनको विशेष सहयोग मिले या वंचित न हो, इनके लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर में टारगेट रखा गया है, जिसको 10% टारगेट है कि आप जो भी लोन देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 10% आपको टारगेट पूरा करना है। इसीलिए सुधीर जी हो, मनोज जी हो, खोज खोज के छोटे किसानों के पास जाते हैं और दादा काका आवे लोन ले जावे, दादा मैं हूं ना आपके लिए, है ना, जी जी तो सर। सर। मैं जरूर आपको लोन दूंगा। ऐसे करके आप लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए सरकार जो है ना, सभी जो लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए ये योजनाएं बनाती हैं। और ऐसे लोगों को जब आप मदद करते हो तो उन लोग भी खुश होते हैं और अपने खेती किसानी को आगे बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का टारगेट 18% ऑफ एनबीसी है। स्मॉल जो उद्योग लिखा है ये माइक्रो है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5% ऑफ एनबीसी, और वीकर सेक्शन के लिए 15% ऑफ एनबीसी एंड सीओबी विच वेरी हायर है। तो अगर ये आरआरबी के टारगेट्स हैं, अगर यहाँ पर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स का करेंगे तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा सर, ऑफ 40%। ANBC और COB। एग्रीकल्चर कितना होगा एग्रीकल्चर में कॉमर्शियल बैंक के लिए? कमर्शियल बैंक के लिए एग्रीकल्चर में सर 18%, एटीन सेम है परसेंट ऑफ सर। ANBC और COB। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? स्मॉल और मार्जिनल मेरे ख्याल से 10% है सर, तो दस दस प्रतिशत है परसेंट रहेगा। माइक्रो 10। माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइजेस? करोड़ 7.5 रहेगा सर, तीस सात पाँच सेम है। पॉइंट और वीकर सेक्शन? सर 12% आई थिंक। 12%। 12%, बारह बहुत परसेंट है जी। क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा तैयारी की। अब आते हैं राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के ऑडिट रेटिंग के बारे में। तो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में अलग से हम ऑडिट पॉलिसी भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो जरूर जान लीजिए। A+ रेटिंग जो है वेल कंट्रोल्ड होता है। अगर आपकी शाखा जो है ऑडिट में 850 या 850 से अधिक के नंबर पाए हैं, और एडवोकेटली कंट्रोल्ड ब्रांच होगा अगर 700 से ज़्यादा और 850 तक के मार्क्स पाए हैं ऑडिट रेटिंग में। मतलब आपकी ब्रांच में जब ऑडिटर आते हैं, सभी जगह का निरीक्षण करते हैं, सभी विभाग में निरीक्षण करने के बाद वो आपको मार्क्स दे देते हैं, और आपका मार्क्स अगर 700 से ज़्यादा 850 तक हो तो आपकी ब्रांच की रेटिंग हो जाएगी एडवोकेटली कंट्रोल्ड ए। और मॉडरेटली कंट्रोल बी जो है वो 600 से ज़्यादा 700, और अनसेटिस्फैक्टरी कंट्रोल सी मतलब हाई रिस्क की ब्रांच हो जाएगी, ये 600 से कम है। तो ऑडिट की रेटिंग के पैरामीटर हैं ये सवाल जो है पूछ सकता है। बी रेटिंग मतलब क्या होता है? मॉडरेटली कंट्रोल। और ए रेटिंग मतलब एडुकेटली कंट्रोल। A+ मतलब वेल कंट्रोल। फिर इसमें क्या ऑडिट की फ्रीक्वेंसी जारी होती है, जो हम डिटेल सेशंस में आगे आने वाले सेशन में ऑडिट पॉलिसी में पढ़ेंगे। अब जो ऑडिटर आते हैं वो बिजनेस पैरामीटर पे से लेके कंप्लायंस पैरामीटर पे ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 100 नंबर रखे गए हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए 450 रखे गए हैं। मतलब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इसका मतलब समझ रहे हैं सुधीर जी, कि जी लोन तो सर, बांट रहे हो लेकिन आपने रिस्क कितना मैनेज किया। अच्छे मैनेज लोगों को किया। लोन दिया, डॉक्यूमेंट सही रखा, प्रपोजल सही तरीके से अप्राइजल किया, ड्यू डिलिजेंस किया, इंस्पेक्शन किया, नियम का पालन किया, ये सब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में आता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा नंबर दिया गया है। मतलब आपको बिजनेस बढ़ाने में ज़्यादा नंबर नहीं है। आप धड़ 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 करोड़ बिजनेस बढ़ा दिए, उसमें सिर्फ 100 ही नंबर मिलेगा। लेकिन अगर सही तरीके से लोन किए, लोन की फाइल कंप्लीट किए, अगर सैंक्शन लेटर दिए तो सैंक्शन लेटर में एक्नॉलेजमेंट लिए, डॉक्यूमेंट सही वेरीफाई किए, लीगल डॉक्यूमेंट सही तरीके से साइन कराए, स्टाम्प ड्यूटी सही तरीके से किए, ईएम सही तरीके से किए, सेंट्रल रजिस्ट्री सही तरीके से किए, चार्ज सही तरीके से किए, तो ये सब किस में आता है? क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में आता है। मैनेजमेंट में था बिल्कुल। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है 450। जी ऑपरेशनल सर। रिस्क मैनेजमेंट 410। इसमें क्या आएगा ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में? हम्म। सर अकाउंट ओपनिंग, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, हम्म। और वो सारे केवाईसी, है ना, केवाईसी। केवाईसी वेरिफिकेशन की कि नहीं, खाता सही खोलें कि नहीं, आप जो आप ऑपरेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी से सही की हैं कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट में आप नियमों का पालन किए हैं कि नहीं, ये
410 है, और एक्सटर्नल कंप्लायंस जो है 30 है, सेल्फ ऑडिट है 10। तो ये सब मिला के 1000 नंबर होता है। एक एक हजार हजार में अगर 850 उससे ऊपर पाए तो वेल वेल कंट्रोल कंट्रोल। ब्रांच हो गया। अब अपने ब्रांच में जाके देखना कि 1000 नंबर में आपको ऑडिटर ने कितने नंबर दिए। और अगर 700 से 800 के बीच होगा तो वेल कंट्रोल, एडुकेटली कंट्रोल होगा। 850 से ऊपर होगा तो वेल कंट्रोल। 600 से 700 होगा तो मॉडरेटली कंट्रोल। और अनसेटिस्फैक्ट्री 600 से कम होगा तो हाई रिस्क की ब्रांच होगी। हाई रिस्क की ब्रांच होगी तो बहुत जल्दी जल्दी ऑडिट होता है। अब आते हैं प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम जो है, सालाना प्रीमियम 436 रुपये है। इसको एक सुविधा दी गई है कि अगर कोई जो सब्सक्राइबर है वो जून जुलाई अगस्त में इसको एंट्री लेता है तो उसको 436 रुपये देना पड़ेगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज बैंक का 41 रुपये है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर एंट्री लेता है तो उसका प्रीमियम 342 है, जिसमें 33 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है। दिसंबर जनवरी फरवरी में लेता है तो 228 रुपये, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज 22 रुपये पर पॉलिसी है। और मार्च अप्रैल मई में लेता है, जो अभी चल रहा है मार्च अप्रैल मई, तो इसका 114 रुपये जो है प्रीमियम है सब्सक्राइबर के लिए। और एडमिन चार्जेस है 11 रुपये प्रति पॉलिसी धारक। तो ये आपका प्रीमियम है PMJJBY। तो जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होते हैं उनमें तो एक सवाल आता ही आता है, इसको अच्छे से अलग से भी पढ़ेंगे हम लोग, उसकी चिंता की बात नहीं है। अब आते हैं मोबाइल बैंकिंग के लेन देन के सीमा। ये जरूर आप अपने अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग के सीमा देख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। डिजिटल बैंकिंग ईरा में है हम लोग हैं, और इसीलिए इसके एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि मोबाइल बैंकिंग के ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है आपको पता होनी चाहिए। तो आपका IMPS का जो ट्रांजैक्शन है, NEFT, RTGS, IMPS जो है पर्सन टू अकाउंट, पर्सन टू पर्सन, तो ये क्विक ट्रांसफर की फैसिलिटी जैसे पूछता है। तो क्विक ट्रांसफर जो IMPS है, आपका लिमिट 24,000 है पर ट्रांजेक्शन की। पर डे की लिमिट 50,000 है, और पर मंथ की लिमिट 2.5 लाख है। IMPS अगर पर्सन टू अकाउंट है तो पर लिमिट पर ट्रांजेक्शन 2 लाख है, पर डे 2 लाख, पर मंथ 5 लाख। IMPS क्विक ट्रांसफर है, पर ट्रांजेक्शन 24,000, पर डे 50,000, पर मंथ 2.5 लाख। IMPS पर्सन टू पर्सन है तो पर ट्रांजेक्शन 2 लाख, पर डे 2 लाख, पर मंथ 5 लाख। NEFT पर ट्रांजेक्शन 10 लाख, पर डे 10 लाख, पर मंथ 50 लाख। RTGS पर लिमिट जो ये मोबाइल बैंकिंग से करेगा तो उसकी लिमिट है पर ट्रांजेक्शन 10 लाख, पर डे लिमिट 10 लाख, पर मंथ 50 लाख। तो ये लिमिट है, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वही चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। क्विक ट्रांसफर में जैसे एक एंट्री का 24,000, पर डे लिमिट 50,000, और पर मंथ लिमिट जो है 2 लाख है, उसी का ही ये पार्ट है जो अभी हम स्क्रीन पर अभी पढ़े हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। ये सेशंस था राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए। अभी हम लोग ऑडिट का भी पढ़ेंगे, और आपकी जो मेजर मेजर पॉलिसी है, ऑडिट पॉलिसी, लीगल पॉलिसी, और आपकी कंटेंट ऑडिट पॉलिसी, सारा पढ़ लेंगे फटाफट फट, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 7 तारीख को एग्जामिनेशन है। तो जितना जल्दी जल्दी हो सके हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज से कंटिन्यू क्लासेस भी होंगी आपकी। आज लेखाबंदी कर लीजिए। आज जाना होता है बैंक आपको, सुधीर जी? ब्रांचेस सर खुलेंगे लेकिन कुछ ज्यादा काम नहीं है। हाँ, जाना चाहिए। आज का दिन बढ़िया है, सब लोग को इकट्ठा करिए जी सर। और इंट्रोस्पेक्ट करिए। साल भर के कामकाजों की समीक्षा कीजिए, और जी बढ़िया से सर। एक लजीज खाना ऑर्डर कीजिए जी सबके सर बिल्कुल। लिए, है ना? और सबको बढ़िया धन्यवाद करिए, आभार प्रदर्शन करिए कि साल भर हम लोग मेहनत किए। एक दूसरे के साथ विचार साझा कीजिए, खाना खाइए, और खुशी मन से फिर नए साल की नई एनर्जी के लिए उनको आह्वान करते हुए वापस आ जाइए, है ना? जी सर बिल्कुल। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हम्म। जी सर बिल्कुल। तो लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो अभी जितने प्रयास किए, अगर लक्ष्य अभी आपको मिल गया, ठीक बात है। नहीं मिला तो दुगने ताकत से, नए स्ट्रेटजी से, नए तौर तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो
आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए बिजनेस फिगर, जिसमें हम ये जान पाए कि 16 जिले, 716 ब्रांच, 2701 स्टाफ मिलके जो है राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में 28,568 करोड़ का व्यवसाय है, जिसमें 17,000 करोड़ डिपॉजिट, 11,524 करोड़ का जो है एडवांसेस। इनका प्रॉफिट 100 करोड़ था। इनका नेट एनपी 2.20%, और इनका जो कासा है वो 54% है। सीडी रेशियो 67% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो 54% है। और इनका सीआरएआर जो है वो आपका 10.32% है। पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है 10.58 करोड़ है। पर ब्रांच बिजनेस जो है 39.90 करोड़ है। पर एम्प्लॉय प्रॉफिट जो है 3.72 लैक्स है। तो इस तरह का ये फिगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए एग्जामिनेशन में मदद होगी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सीख पाए होंगे। और सुधीर जी, आप बढ़िया, आप देखिए, तो बैंक हैं लेकिन सारा फिगर आपको भी याद हो गया होगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर, सर। सभी मोस्टली सभी बैंक की इसकी फिगर है जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं इसे सर एक क्वेश्चन था मेरा। मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि आप लोगों को भी याद हो जाए, इसी सेशन में ही याद हो जाए, दोबारा पढ़ना ना पड़े। हाँ जी, सुमित जी बताइए क्या सवाल था आपका। हाँ, कोई साथी सवाल पूछना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं जी। हाँ, कौन पूछ रहे थे? सुमित जी पूछ रहे थे। रवि भूषण कौन है? हाँ सर। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, रवि भूषण जी सवाल पूछ रहे थे आप। ये सुमित जी पूछे थे सर। अरे सुमित जी पूछ रहे थे। चलिए चलिए, सुमित जी पूछिए ना। या और कोई पूछना चाहता है, बात करना चाहता है तो भी पूछ लीजिए। मैं तो बातें ही करने आता हूँ आप लोगों से, है ना। जी सर। बात करते करते सीखना मुझे अच्छा लगता है। मतलब कम्युनिकेशन शुड बी टू साइडेड, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सर। उसमें वो मेरे को अच्छा ये लगता है कि आप पूछेंगे, आपको आपकी जानकारी मिल जाएगी, तो हमारा ये आधे घंटे का सेशन सफल हो गया। हाँ जी, कहाँ गए वो, चले गए हमारे कोई बात नहीं। सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो एरियर्स और रिवाइज्ड पे मिल चुका है सर, दे दिया है। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो बधाई हो। हाँ, सब तो हाँ, नहीं खाता। सर, आपको पता होगा सर, आरआरबी में तो नहीं, अभी नहीं मिला, आरआरबी में तो बड़ा समय लगेगा अभी इस चीज के लिए। हाँ, सब आ गया, सब में क्रेडिट हो गया है ना। जी सर। तो आप लोग का भी क्रेडिट हो जाना चाहिए कायदे से। इसके लिए एचआर जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्होंने भरसक मेहनत करी होगी। और जी इसी सर। तरह से प्रेरणा लेके, जिस तरह से आप लोग भी कितना मेहनत करते हैं कोई भी काम को समय पर करने के लिए, तो जरूर करना चाहिए। अगर कल मिल गया रहता, आज मिल गया आज मिल जाता तो अच्छा लगता, खुशी होती। बाकी नहीं मिला तो कुछ टेक्निकल इशू होगा, बट नहीं सर, आरआरबी में सर थोड़ा सा समय लगता है, आरआरबी में तो अभी बता रहे 3 से 4 महीने लगेगा, समय लगेगा 3 महीने। ओके। अभी आगे से ऐसा नहीं होगा सर, अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अभी जल्दी होगा हाँ सर। हाँ, जल्दी होगा। क्योंकि आजकल तो क्या है कि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो गया ना, टेक्नोलॉजी में डाल के आप एक एक स्टाफ के पास चला जाता है, स्टाफ देख लेता है, अगर कोई उसको विसंगति लगती है तो फिर वो वापस अपने को रेज करता है और उसको ठीक हो जाता है। बाकी तो फटाफट हो जाता है। जरूर इनका उपयोग करना चाहिए, जी है ना। सर। और अभी बिल्कुल देखिए सर। किरण जी भी आ गए, देखो कितने आशा विश्वास के जी साथ आगे नमस्ते किरण। सर। नमस्ते जी किरण जी। सुप्रभात सर। सुप्रभात जी। तो आज लेखाबंदी है, 31 मार्च। तो भगवान ने एक लेखाबंदी कर दिया, आज संडे कर दिया कि आज काम मत करो, कुछ भी आज जो कर लिया है ना। जी। जी सर। खाली जो गवर्नमेंट बिजनेस और जो टैक्स कलेक्टेड ब्रांच है, नोडल ब्रांचेस हैं जिनमें गवर्नमेंट से जुड़े हुए, ट्रेजरी से जुड़े हुए काम होते हैं, उनको ओपन करने के लिए कहा गया है। जी तो सर। मैं आशा करता हूँ कि हमारे साथी ऐसी ब्रांचेस में नहीं होंगे, अगर होंगे तो आपको जाना पड़ेगा। यस, है ना। सर हमारे यहाँ तो सभी ब्रांचेस को ओपन करने के लिए बोला गया है, चाहे वो बैक ऑफिस हो या कोई भी हो। ओके, तो कुछ खास उद्देश्य से बोला गया होगा, मतलब आपसे अपील किया गया होगा, ऐसे ऑर्डर तो नहीं दे सकते, बाकी सहयोग की अपील किया गया होगा कि आप अपने आंकड़े वगैरह चेक कर लीजिए, फाइल्स वगैरह देख लीजिए, ऑडिट वगैरह होगा तो प्रॉपर थोड़ा सा आप सहयोग कर लीजिए, ऐसा करके बोला गया कि सर और कुछ कुछ ब्रांचेस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ब्रांचेस हैं उनको ऑफिशियली बोला गया होगा
क्योंकि उन भारत सरकार से ऐसे आदेश हैं कि जहाँ भी टैक्स कलेक्शंस या ट्रेजरी से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे उनको ओपन करना है। जी बाकी जी क्या होता है कि एक सेल्फ भी प्रतिबद्धता रहती है। जैसे मनोज जी, आप ब्रांच मैनेजर हैं ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं साल भर काम किया, आज एक दिन जरा चला जाता हूँ, मैं अपने सारे अकाउंट्स को देख लूंगा सही है कि नहीं, वाउचर्स वगैरह सही हेड में डेबिट हुए हैं कि नहीं। डेबिट नेचर का ट्रांजैक्शन कहीं क्रेडिट से तो डेबिट नहीं हो गया, डेबिट और क्रेडिट नेचर का गलत जगह तो नहीं होगा, ये अकाउंट रिकंसिलिएशन और लिक्विडेशन वाला पार्ट होता है। सर। क्योंकि हम लोग 5 तरह की चीजें इसमें करते हैं। एक पहला चीज होता है जो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के प्रॉपर हेड होते हैं आइटम वाइज, जैसा कि मैं आपको सेशन में पढ़ाता हूँ, है ना, जी कैपिटल सर से जी। लेके स्टार्ट से लेके आपका कंटिजेंट लाइबिलिटी का और पीएनएल के इनकम का पूरा। तो सही हेड में डिस्प्ले हुआ है कि नहीं आपका। क्योंकि जो आप एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री शो होता है बैलेंस शीट में। आप इधर कोई एंट्री पंच करते हो, उसमें जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस जो है जीएलबी में, जीएलबी के थ्रू बैलेंस शीट में जाता है। तो प्रॉपर जो एंट्री है सही जगह हेड हुआ है वो डिस्प्ले होना चाहिए वहाँ जगह में। दूसरा चीज मनोज जी आपको ये देखना है, वेरिएशन देखना है। आज जब डे एंड हो जाएगा, आपका पी एंड एल आएगा, बैलेंस शीट आएगा, तो आप एक वेरिएशन पे देखो कि पिछले साल मेरा डिपॉजिट इतना था, अभी इतना डिपॉजिट हो गया। पिछले साल मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना था, अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया। अरे क्या चीज़ का बढ़ गया? मेरा प्रॉफिट था इतना, अभी प्रॉफिट कम हो गया या बढ़ गया, तो उसका वेरिएशन देख लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल में इतना खर्चा होता था, अभी अचानक ऐसे कैसे बढ़ गया? ये वेरिएशन है, इसको स्टडी करना पड़ता है, तब कि आप आगे आने वाले साल में ठीक तरीके से प्लान करके काम करोगे। ठीक है जी क्रिया जी, समझ में आ सर, रहा है? एक चीज जी सर, बताना बिल्कुल चाहूंगा सर। सर। हम्म। सर, मेरा जो पोस्टिंग है वो एलसीपीसी डिपार्टमेंट में है, जहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग सीट्स रहते हैं उनको प्रोसेस करना है, उनको चेक करना है अकॉर्डिंग टू केवाईसी है या नहीं है। हम्म। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो लगभग बैक ऑफिस वाला डिपार्टमेंट हो गया। ओके। तो तो फ्रंट आपका, ऑफिस वाला नहीं है अपना। हाँ कोई बात नहीं। तो आपको ये सब नहीं करना है, लेकिन ब्रांच वाले के लिए बता रहा हूँ, ब्रांच वाले ऐसे जी करेंगे। जी सर, इसीलिए सर अगर, मैं बीच में कुछ नहीं हम्म, बोला था। हाँ आपका हमारा जो, स्विफ्ट चार्ज, हेलो, हाँ जी, हमारा स्विफ्ट चार्जेस जो है सर वो एक्सपेंसेस में है, और वो ना क्रेडिट में दिखा रहा था। तो हम लोग कोशिश किए कल 11:30 11:45 तक, तो वहीं उसी के लिए बैठे रह गए। बाद में सेंट्रल ऑफिस से फोन किया कि अच्छा ईओडी करो। तो गलत हेड में हो गया डेबिट। हाँ, नहीं नहीं, वो क्रेडिट है सर। एक्सपेंस तो वो तो डेबिट होना चाहिए ना, डेबिट वो होना चाहिए। क्रेडिट है। अच्छा, तो स्विफ्ट चार्जेस मतलब आप पैसा भेजते हैं, हाँ, तो किसका पैसा भेजते हैं? कस्टमर का। कस्टमर का बराबर से। तो चार्जेस किससे वसूलते हैं? कस्टमर से। कस्टमर से तो वो बोलते हमारे हैं। क्रेडिट में आएगा ना, पीएनएल क्रेडिट में। नहीं, वो स्विफ्ट चार्जेस, वो एक्सपेंसेस हेड है सर। वैसा से तो नहीं है, ये लो आप लोग ना ये लो। एक्सपेंसेस हेड है, लेकिन एक्सपेंसेस हेड है। अच्छा हाँ, हाँ, एक्सपेंसेस हेड है। अगर वहां पर स्विफ्ट चार्जेस में आप पे कर रहे हो किसी को, तो डेबिट साइड से होना चाहिए। अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो डेबिट साइड में होना चाहिए, है ना। नहीं, लेकिन वो एक्सपेंसेस है सर, और वो तो क्रेडिट में नहीं होना चाहिए ना सर। हाँ नहीं वो होना तो चाहिए, वो तो एक्सपेंसेस है तो पीएनएल से डेबिट होना चाहिए। तो पीएनएल से डेबिट है स्विफ्ट चार्जेस, तो उसमें क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब कोई एंट्री उसमें क्रेडिट हो गई है। लगातार जितने भी ईडीपीएमएस करते हैं ना, तो सारे के सारे वो उसी में चला जाता है, हाँ स्विफ्ट ठीक है। चार्जेस। तो वो वो गलती से हुआ है, एक्सपेंस तो आप उसको ना बैक बैक एंड पे उसको दे दीजिए। क्योंकि कुछ कुछ हेड्स में आप मैनुअल डेबिट नहीं कर सकते। है, तो हेड वो ऑफिस सेंट्रल में, ऑफिस को बोले थे हाँ, करने हेड के लिए ऑफिस में वो इन्हें। ठीक करते हैं वो। कारण क्या है, हाँ जैसे पीएनएल्स के हेड हैं या बीजीएल के हेड हैं, नॉमिनल के हेड्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट वाला है, टर्म लोन में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो वो हाँ अकाउंट लॉक्ड होता है, वहां से डेबिट नहीं कर सकते। डेबिट करना है तो आपको प्रॉपर आपके हेड ऑफिस और जीएसटी टीडीएस सेल से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि वहाँ क्रेडिट गया है तो टैक्स इफेक्ट करता है ना वो, हाँ सर। इसीलिए, है ना। तो आप उसको टेकअप करके उसको रिकंसाइल कर लीजिएगा। और अब तो आज अगर कई ब्रांचेस को अनुमति दिए हैं तो आज भी ठीक करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें हैं तो। ठीक है, मुझे लगता ये है समझिए। सॉफ्टवेयर इशू और है। कोई सवाल है आपको क्लोजिंग रिलेटेड?
क्लोजिंग तो सारा बैलेंस शीट वगैरह ठीक ही था सर। हाँ, क्लोजिंग रिलेटेड आपको 5 चीजें देखनी होती हैं। एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है, जो आज का डे क्लोज हो जाएगा, बैलेंस शीट पक्का हो जाएगा, बैलेंस शीट में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस शीट को वेरिएशन चेक करना है। वेरिएशन मतलब जिस हेड में पिछले साल हम जो बिजनेस किए थे, इस साल जो बिजनेस की, किसी में ऐसे अचानक ज़्यादा बढ़ोतरी या ज़्यादा कमी तो नहीं हो गई। अगर हो गई तो उसके अंदर एनेक्सर में जाके हम देखेंगे कि क्या चीज़ आ गई जो हमारे संज्ञान में नहीं है। उसके लिए तैयार रहना। पी एंड एल में हमको चेक करना है, पी एंड एल में कि कौन से हेड में ज़्यादा खर्चा बढ़ गया और इनकम किस में कम हो गया। हमको इनकम पिछले साल 10 करोड़ मिला था, अभी इनकम 8 करोड़ हो गया, 2 करोड़ इनकम कम हो गया। भैया क्या वजह से कम हो गया? और खर्चा में पिछले साल 10 लाख किसी में खर्च किए थे, आज 16 लाख खर्च कर दिए, तो क्या चीज में ऐसा है, उसका हिसाब अपने पास होना चाहिए साल भर में। बराबर है किरण जी? चलेगी किरण जी? हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सही सर, थैंक साल यू। भर सिर्फ काम नहीं करना है हमको, ये सारी जानकारी भी रखनी है। आप सोचो कि अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में किसी चीज में खर्चा किया है, पिछले साल 10 लाख का खर्चा था और अभी लगभग 20 लाख हो गया, मतलब जस्ट 100% बढ़ोतरी हो गई, तो हमें पता होनी चाहिए कि साल भर में मैंने ये सब खर्चा बढ़ा है, तो भाई क्या जस्टिफाइड है? क्योंकि हमारे ही वाउचर से गया होगा, वो हम ही लोग किए होंगे। बराबर है? जी सर। ठीक। फिर उसके बाद तीसरी चीज देखनी है, एनिना, एडवांस नॉट इन नेचर ऑफ एडवांस, मतलब अमाउंट नॉट इन नेचर ऑफ एडवांस होता है एनिना। तो एनिना में क्या होता है, ऐसी राशि जिसको आप डेबिट करके दिए रहते हो और कहीं से आना होता है, उसको बोलते हैं एनिना। मतलब वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो 3 महीने तक तो चल जाता है। मतलब मान लीजिए सपोज हमारे किरण जी टीडीपी क्या सर? टीए बिल का एडवांस दिए, तो क्या हो जाएगा, एनिना का पार्ट हो जाएगा। फेस्टिवल एडवांस एनिना का पार्ट हो जाएगा। तो फेस्टिवल एडवांस में ये देखना होता है कि 1 साल से ऊपर किसी का फेस्टिवल एडवांस ना बचा हो। टीए बिल है, 1 महीने से ऊपर किसी का टीए बिल ना बचा हो, एडजस्ट हो गया हो, बिल सबमिट किया हो। अगर बिल सबमिट नहीं किया तो भैया फोर्स करो उसको, उसके अकाउंट डेबिट कर दो। तो एनिना में क्या होता है, 3 महीने तक की एंट्री अगर पड़ी हुई है तो ठीक बात है, लेकिन 3 महीने से ऊपर पड़ी है तो सीरियस इशू होता है, कहीं ना कहीं कोई इशू है, पेमेंट फंसा हुआ है, मतलब ये पैसा डूब सकता है। इसीलिए आरबीआई कहता है कि 6 महीने से अगर ऊपर की एंट्री है तो क्या करना है किरण जी? 6 महीने से अगर ऊपर की एनिना की एंट्री पड़ी हुई है तो आरबीआई कहता है कि 100% प्रोविजन कर दो। क्या कर दो? 100% प्रोविजन कर दो। क्योंकि अब 6 महीने तक आप किसी से पैसा नहीं ले पाए तो अब क्या ही ले पाओगे। हम्म? इसलिए आप अपना 100% प्रोविजन कर दो, इसमें कुछ लिटिगेशन है। तो ये एनिना पार्ट देख लेना। अदर लाइबिलिटी होता है। अदर लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो कहीं से आया है आपके पास और आपके पास आके पड़ा हुआ है, तो किसी को देना था वो, लेकिन आप दे नहीं पाए हो, तो आप उसको अदर लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ऐसा पैसा किसी का आया है, किसी को देना था, नहीं दे पाए हो, तो इसको देखिए, क्योंकि ये फ्रॉड हो सकता है, कोई इसका मिसयूज मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है। तो इसीलिए इसको रिकंसाइल होना चाहिए, एंट्री वाइज पता होना चाहिए कब आया था पैसा। और अगर सारी चीज़ें हैं और फिर भी क्लेमेंट नहीं आ रहा है, तो आपका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, कई जगह सेंट्रल ऑफिस उस पैसे को वापस बुला लेता है या उन अकाउंट्स को लॉक कर देता है। ये सारी प्रक्रिया अलग अलग बैंकों में गाइडलाइन के हिसाब से है। उद्देश्य एक ही है कि अदर लाइबिलिटी मतलब आपकी एक लाइबिलिटी है, कहीं से पैसा आया है, किसी को देना है, आप नहीं दे पा रहे हो, इस पर विशेष निगरानी होनी चाहिए, डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, रिकंसाइल्ड होनी चाहिए। और रिकंसाइल होने के बाद अगर लिक्विडेट कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है, लिक्विडेट नहीं पा रहे हैं तो हेड ऑफिस को पैसा दे दीजिए या प्रॉपर आपके एसओपी का पालन कर लीजिए। तो एक है बैलेंस शीट, एक है पीएनएल, एक है एनिना, एक है अदर लाइबिलिटी, तीसरा आता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट मतलब साल भर में जो टीडीएस आप क्वार्टरली भेजते हैं रिटर्न्स, उसमें जो ई टीडीएस में जो चालान लिंक्स किए हैं वो सारे लिंक कर लीजिए। जितने सारे टैक्सेस आपके हैं, जो आपका एक सर्कल ऑफिस में एक नोडल ऑफिसर होगा वो कलेक्ट करता होगा, उनके साथ चालान की कॉपी रेडी रखिए। फिर उनके एनेक्सर्स हैं, उनमें पंच करिए। टीडीएस जो होते हैं, हम टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, तो कितना इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं, कितना टैक्स काटे हैं और कब कब पे किए हैं, डेट, वो सारे, और चालान नंबर, ये आपके पास होने चाहिए। सपोज आपके पास टोटल टाइम डिपॉजिट है 100 करोड़। टोटल टाइम डिपॉजिट 100 करोड़ में आपने
टीडीएस काटा है कुछ लोगों का, सबका टीडीएस नहीं काटा है, क्योंकि कहीं में 15H भी देंगे, तो उनका इंटरेस्ट पेमेंट, टीडीएस डिडक्टेड और पेमेंट, ये सारा टैली होना चाहिए। और जिनमें नहीं कटा है वो डिफरेंस अमाउंट जो है उसको ऐड कर दीजिए। ये एजम्प्टेड है या उन्होंने सबमिट किया 15H 15G, इनका नहीं कटा या एलिजिबल नहीं है। तो ये टैक्स से रिलेटेड है कि जितने भी टैक्सेस आपने काटा है, जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, पेमेंट दिया है, 194 जे में दिया है, आई में है, और टीडीएस है, ये सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। चौथी चीज होती है LFAR। LFAR जानते हैं किरण जी? LFAR जी सर, वो ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट होता है सर, लीफ। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं LFAR। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है कि लार्ज बॉरोवर के डिटेल्स डाले जाते हैं। लार्ज बॉरोवर क्या होता है? 10 करोड़ से ऊपर का अगर कोई बॉरोवर है तो उसको लार्ज बॉरोवर माना जाता है, उसकी सारी डिटेल्स भरी जाती है, उसको ऑडिटर चेक करता है। दूसरा क्या होता है, सपोज किरण जी आपकी ब्रांच का एडवांसेस कितना है? आप 55 करोड़ सर। 55 करोड़ किरण जी के ब्रांच का एडवांसेस है। जी मान लीजिए इसने किसी सिंगल पार्टी या कनेक्टेड पार्टी को, एक ही जो ग्रुप पार्टी है उसको, अगर इन्होंने 6 करोड़ का लोन दे दिया, भले ही अभी वो 10 करोड़ नहीं हुआ, 6 करोड़ का, लेकिन ये भी लार्ज बारोवर कहलाएगा। बराबर किरण जी? जी सर। मतलब आपकी ब्रांच का टोटल एडवांसेस और आपने किसी एक पार्टी को आपकी ब्रांच के टोटल एडवांसेस से 10% से ज़्यादा दे दिया, तो उसको भी लार्ज बारोवर में गिना जाएगा। उसके भी एंट्री ओके उसमें पंच करने हैं। उसमें उसमें वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सैंक्शन लेटर, और उनके सारी चीज़ें जो हैं जो पंच करनी होती है, और उसको जो है चेक करेगा आपका ऑडिटर। और उसमें अगर कोई डेविएशन है या अकाउंटिंग नॉर्म्स का कुछ पालन नहीं किया है तो उसके लिए रिमार्क्स लिखेगा, कमेंट्स लिखेगा। ये चीज़ें जो है LFAR में होती हैं। सर, पंच मतलब क्या सर? पंच। अच्छा, पोर्टल्स आजकल आ गए हैं ना, पोर्टल्स, तो पोर्टल्स में वो डिटेल पंच करेंगे, या आपके पास मैनुअल होगा तो मैनुअल पंच करोगे आप कॉपी में। तो आपका पास मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होगा। तो बैंकों ने क्या किया है इसके लिए ना, पोर्टल में लॉन्च के, पोर्टल में सारी डिटेल डालनी है ब्रांच को। ठीक है? तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर लॉगिन कर सकता है, तो और ब्रांच लॉगिन करेगा। तो वो डिटेल्स जो हैं आपको डालने होंगे, और उस पर वो ऑडिटर जो है अपना यूज़र आईडी से कमेंट करेगा। पहले मैनुअली होता था, अगर आपके यहाँ मैनुअली होता है तो मैनुअली कमेंट करेगा वो, या तो कंप्यूटर में टाइप करेगा वो, है ना। तो पोर्टल में करेंगे तो पोर्टल में भी पंच करेगा, वहीं सेव हो जाएगा, वहीं प्रिंट निकल जाएगा, साइन कर देगा। ये बात बराबर है किरण जी? ठीक है। तो अभी जी हमने पढ़ा बैलेंस शीट, P&L, एनिना, अदर लाइबिलिटी, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, है ना। इसके अलावा जो मुख्य भाग होता है, आप क्लोजिंग एनेक्सर्स होते हैं। किसी ब्रांच में किसी बैंक में 40 45, या आपके यहाँ कितने क्लोजिंग एनेक्सर हैं किरण जी? आपको ये याद है? क्लोजिंग के गाइडलाइन देखे हैं? कम से कम 40 तो होगा ही होगा, इस एनेक्सर, क्लोजिंग के एनेक्सर 40 होंगे, है ना। तो वो एनेक्सर जी देख लीजिएगा। और एक पार्ट होता है अभी इम्पोर्टेंट जो देखना होता है, जो भी SBA हैं, जो स्टेचुटरी ब्रांच ऑडिटर्स हैं, वो स्टेचुटरी ब्रांच ऑडिटर्स के फीस का प्रोविजन करना होता है ना। सारे ऐसे खर्चे जो इस फाइनेंशियल ईयर के हैं, उनका व्यय जो है इसी फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। अगर नहीं है, नहीं किए हो, तो उसको प्रोविजन करना है। तो आप लोग सब ये जान लीजिए कि अगर मार्च महीने का खर्चा है तो उसका भुगतान भी मार्च महीने में होना चाहिए, ऐसा अकाउंटिंग नॉर्म्स कहता है। तो मार्च महीने का खर्चा है लेकिन बिल अभी नहीं दिया है, तो पेमेंट कैसे करेंगे? बराबर है किरण जी? जी सर। जी सर। उसके लिए एक उपाय उन्होंने दिया कि आप प्रोविजन कर दीजिए। जैसे ऑडिटर है, ऑडिटर को फीस कितना देना है? 4 लाख रुपए फीस देने हैं, 2 लाख रुपए फीस देना है। तो 2 लाख और उसको जो टैक्स है, जो P&L से आप डेबिट करने वाले हो, उसको प्रोविजन कर दीजिए आज के आज। आज प्रोविजन की हमारा खर्चा है भाई ये, ताकि आपका P&L सही हो, इसको बोलते हैं प्रोविजन। बिजली बिल, मार्च महीने का बिजली बिल कब आएगा किरण जी बताइए? मार्च महीने का बिजली बिल कब आएगा? जी, अप्रैल अप्रैल में आएगा सर वो। अभी तो आया नहीं, लेकिन हमें एक पता चला कि पिछले महीने जी 3,000 आया है, तो इस महीने भी लगभग 3,000 ही आएगा, जी सर। या बिल्कुल थोड़ा सर, सा वो ज़्यादा आएगा, अभी 100 रुपये। सही। मे भी 100 रुपये ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस महीने आप ज़्यादा काम किए हो, लाइट ज़्यादा जलाए हो, है ना। तो आप तीन जी हजार सर। रुपये
ये एवरेज साल का देख लो, एवरेज कितना आ रहा है, तो महीने का जो है 3,000 आप प्रोविजन कर दीजिए, क्योंकि बिल अभी आया नहीं है। तो ये जो प्रोविजंस होते हैं, जो जो पेमेंट करनी है इस महीने और आपने नहीं कर पाए हो, बिल अभी आया नहीं है, तो आप उसका प्रोविजन कर दीजिए। और प्रोविजन करने के बाद जब अगला 1 तारीख या 2 तारीख जब बैंक खुलेगा, तो उस प्रोविजन को वापस रिवर्स कर दीजिए। फिर जब एक्चुअल बिल आएगा तब आप पेमेंट कर दीजिए। ये होता है प्रोविजन। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी तो अगर आपको ऑडिट के समय या किसी भी समय कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझसे सीधे बात कर लेंगे, मैं जितना मदद हो सकता कर दूंगा। प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही दूंगा, या सही तरीके से सलाह आपको दे दूंगा कि क्या करना है। ठीक है, जी चलिए। सर। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। एक तो हम राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए ये सेशन था, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में हम लोग अपने बारे में भी चर्चा कर लिए। तो आप सभी को आपके इस एनुअल जो वार्षिक लेखाबंदी है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा और विश्वास के साथ उत्साह देता हूँ कि आप सफलता के सभी लक्ष्यों को पाए होंगे, और उसमें हासिल करने में आपकी दक्षता बढ़ी होगी, और उसी उत्साह को आने वाले साल में भी लगाना है। एक बेहतर कार्य निष्पादन, शानदार स्वास्थ्य और आने वाले सफलता की संभावनाओं के ऊर्जा को देखते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीतते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।